नमस्कार दोस्तों। पार्ट 2 में हम बशीर बद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं बद्रवासी साहब से। तो अभी हमने पार्ट 1 में उनकी शिक्षा, उनके जन्म, उनके लेखन, उन्होंने जो कुछ भी अपने किताबों में लिखा उस सब के बारे में चर्चा की, उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत की। अब हम उनके बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनकी शेर व शायरी कैसी थी, और शेर व शायरी में भी हम अच्छी ताज़ा तरीन शेर भी और पहले के शेर भी और तब से अब तक के लेखन में क्या-क्या अंतर आया वो सुनेंगे। और उसके बाद ये तो हम बद्रवासी साहब से उनकी उनकी गज़ल, बशीर बद्र साहब की गज़ल बद्रवासी साहब के मुख से सुनेंगे। जी। बशीर बद्र साहब, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वो खुद अपने बारे में क्या कहते हैं। हाँ, बताइए। ये जो अभी आपने एक नंबर देखा है, बुक जो है, जी। इस पर मैंने जो मसरूर लिखा है उसमें एक जगह वो कोट किया है जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, तो मेरे को यहाँ पढ़ के हाँ, ज़रूर ज़रूर। वो कहते हैं कि आज गज़ल के करोड़ों आशिकों का ये ख्याल है कि मेरी नाचीज़ गज़ल उर्दू के 100 साला सफ़र में एक नया पौड़ी। मेरा उस्लूब यानी डिक्शन आज की गज़ल का डिक्शन बन चुका है। तनकीद की, क्रिटिसिज्म की बदयांती और नाफहमी, नासमझी के अक्सर हरबे यानी चालें अपने अपने आप में महदूद हो गए हैं मेरी गज़ल के सामने। वो अपने दायरों में कैद हो गए हैं क्योंकि मेरी गज़ल उस दायरों से आगे थी। ये खुद कह रहा है। आज मेरा उस्लूब, वो कह रहा है बशीर बद्र कि मेरा जो डिक्शन है वो गज़ल का पॉपुलर डिक्शन बन चुका है। और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ कि आपके अहद में, देखिए कितनी आगे की बात कर रहा हूँ, कि आपके अहद में यानी 2035 में जो गज़ल रवां दवा है या गज़ल होगी, उसका आगाज़, उसका आरंभ मुझ नाचीज़ के चरागों से। क्या बात है! ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपने आप के बारे में वो ये कह रहे हैं, अपने आप को इतना दूर तक देख ये 100 साल। जी। इसके अलावा ये उन्होंने, ये बात है ना 1985 में के आसपास कही थी, 21वीं सदी का आगाज़ हो रहा था उस वक्त की बात थी। इसके अलावा कुछ और लोगों ने उनके बारे में कहा है। एक बड़े बड़े क्रिटिक को है उर्दू के, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कमर रईस साहब। उन्होंने उनके बारे में कहा है जो इस बात को का फेवर करती है जो उन्होंने अपने बारे में कहा। वो कहता है कि बशीर बद्र की गज़ल से तासुब और तफरीक का सलूक करना नई गज़ल के साथ सरयम बेइत्तेफाकी हुई। बशीर बद्र हम असर यानी समकालीन गज़ल के नुमाइंदा ही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी और बुलंदी के एक अहम मेमार यानी उसको स्थापित करने वाले भी हैं। जदीद गज़ल, मॉडर्न जो गज़ल है उसमें उनकी आवाज़ अपने शायरी के जो खूबियाँ हैं उसके लिहाज से एक अलग पहचान रखती है। ये तो क्रिटिक्स ने भी उनके बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, अच्छा लिखा है, खुद उनका भी अपने बारे में है। और किसी भी शायर या आर्टिस्ट के बारे में बात करने और सोचने समझने का सबसे अच्छा जो तरीक़ा होता है वो ये होता है कि हम उसकी आर्ट को देखें, उसकी यानी हम बशीर बद्र साहब की शायरी को देखें और सुने और समझें। तो अच्छा, मैं ये कह रही थी कि उनकी जो सबसे पुरानी, पहली तो हम नहीं पा सकते, लेकिन सबसे पुरानी जो उनकी गज़ल है या जिसे कहते हैं, जो मतलब दुनिया के सामने पहली बार आई है शेर व शायरी, और आज की अभी की लेटेस्ट जो है उनकी, उसको भी बताएं आप, और उन दोनों में कितना फ़र्क आया, कितना अंतर आया, ये ज़रा देखें। हाँ, बशीर बद्र साहब की ख़ासियत एक और है कि आज के दौर में के क्या जो शायर अशार हैं, जो शायरी होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, वो कई जगह कोटेशंस बन चुके हैं। पार्लियामेंट में तक में उनकी शायरी पढ़ी जाती है, बोली जाती है कि हमारे लीडर्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, तमाम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीच के सपोर्ट के लिए। जी। और वो एक ऐसे शायर हैं कि जिनके दूसरे शायरों के भी होते हैं, लेकिन उनके लगभग सबसे ज़्यादा शेर पॉपुलर है, जो कि उक्ति जैसे बन चुके हैं, कहावत जैसे बन चुके हैं। जैसे सबसे पहला जो शेर ज़बान पे आता है वो है कि उजाले अपनी यादें हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी।
इसी गज़ल को राजेंद्र और नीना मेहता ने गाया था और बहुत फेमस भी हुई थी ये गज़ल। अच्छा, ये तो वो हो गया, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे शेर पढ़ूंगा जो थोड़े से नए हैं और आम डगर से हट कर जो शेर है, मैं आसिफ आता। देखिए वो क्या कहते हैं कि बड़ी आग है, बड़ी आँच है तेरे मैं कदे के गुलाब, बड़ी आग है, बड़ी आँच है तेरे मैं कदे के गुलाब में। बड़ी आग है, बड़ी आँच है तेरे मैं गधे के गुलाब में, कहीं बालियां कहीं चूड़ियां यहाँ गुल रही शराब में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कितना खूबसूरत, कितने आराम से कहा गया है शेर, ज़रा भी मशक्क़त नहीं है। ये उसकी खूबी है, बहुत खूबसूरत शायरी है वशी पर। कहीं बालियां कहीं चूड़ियां यहाँ गुल रही हैं शराब में। फिर कहते हैं कि ये जो आसमान का फूल है तेरी रहमतों का रसूल है, ये जो आसमान का फूल है तेरी रहमतों का रसूल है, कोई एक मिसरा न कह सका कभी इस बदल के जवाब। क्या बात, फिर ये उसी बात पे आ रहे फिर चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गया कि मेरी बदल के जवाब में कोई जवाब में आप कुछ कहें। हाँ। तो कहते हैं कि कोई एक मिसरा न कह सका कभी इस गदर। अब देखिए इसमें जो सामाजिक समरसता अगर आप देखना चाहें तो अब वो कहते हैं कि बिल्डिंगें लोग नहीं हैं जो भाग सकें, बिल्डिंगें लोग नहीं हैं जो भाग सकें, रोज इंसान का सैलाब बहा जाता है। क्या बात है। तो हाँ, ये गज़ल मुझे बहुत, ये जो शेर है इतना नयापन है इसमें, इतनी ताजगी है और आप अंदाज़ा नहीं लगा। ये पूरी गज़ल थी, 2-3 शेर मैंने इसमें लिखे हैं कि आपको मज़ा आएगा। ये हिंदी में ट्रांसलेट है ये किताब या अभी एक ही महीना हुआ है? नहीं अभी एक ही महीना हुआ हाँ, तो इसमें जो नयापन है, जो ताजगी है, और दूसरी बात है कि ये जो अल्फाज जिन प्रतीकों के साथ, जिन नियमों के साथ इस्तेमाल किए हैं को पशीबद्दी कर सकते। कहते हैं कि नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बादमा तू सुकुर्दे खुदा। क्या नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बादमा क्यों सुकुर्दे खुदा, सांवली सरजमी पर मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊँ पर। सांवली सरजमी, क्या बात है। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बंद पलकों पे जो फूल रख कर कहे आओ हम बर्फ की चोटियों पर चले। बंद पलकों पे जो फूल रख कर कहे आओ हम बर्फ की चोटियों पर चलें, सत्सुकालीन पर धूप लेटी कोई सोचती है न जाने वो कब आएगा। मतलब जिसको कहते हैं विशेषण, विशेषण। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि उनका जो एक बड़ी पसंदीदा जिसे कि हम बहर कहते हैं होगी, हिंदी में आप ले समझ लीजिए, है ना, छंद। हाँ, जो आप जो बुक है, हाँ, बड़ी लंबी बहर है, लेकिन ज़्यादातर उनके अशार इसमें है, गज़लें इसमें। क्यों देखिए लंबी बहर में, हाँ, लंबी बहर में, ये जो लंबी बहर नहीं, जो बहर में आपको अभी जिसमें अभी शेर पढ़े थे, हाँ, वो अच्छा है ना, और फिर आगे अभी शेर सुना और उनके तरन्नुम को भी सुना। हाँ, अरे क्या बात। तो देखिए वो क्या कहते हैं, सोसाइटी को कमेंट भी करते हैं। वो कहते हैं लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियां, लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियां, टीन के ख्वाब नौजवान मुख्तलिफ रंग में। लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियां, टीन के नौजवान मुख्तलिफ रंग में, दोस्त हैं दोस्ती से मगर बेखबर, दुश्मने जा है लेकिन खफा तक नहीं, और पत्थरों की ज़मीन पत्थरों का शजर, पत्थरों के मका पत्थरों के बशर। पत्थरों की ज़मीन पत्थरों के का शजर, पत्थरों के मका पत्थरों के बशर, कब सवेरा हुआ किधर को चले किस गली शाम आई कहाँ सो गए। जो लाइफ है पूरा उसकी पेंटिंग आपको उसमें देखते हैं। सही बात। अच्छा, इसके अलावा बशीर साहब की खासियत एक और भी, वो अपनी शायरी में उर्दू के साथ साथ रेज़ियत अल्फाज का इस्तेमाल भी बखूबी करता और उसको कई जगह आपको मिल जाएगा। जैसे ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है। अब पुलोवर अंग्रेजी का ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो बैठनी थे दूसरा। अरे इस तरह से और भी आपको लेके आप तो बशीर साहब ने गज़ल, उर्दू गज़ल को ख़ास तौर से अगर हम ये कहें कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हाँ, वो और नई ज़बान नई शैली उन्होंने गज़ल को दी है। हाँ, क्योंकि आज का युवा वर्ग भी उन्हें बहुत पसंद करता है। जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल चला आ रहा था बात कहने का, जो शब्द उसमें
जो लैंग्वेज उसमें यूज़ की जा रही थी उससे अलग की उन्होंने नई ज़बान नए आदत से अभी आपको इन शायद से अंदाज़ा हुआ हो कि किस तरह से उन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया। और ख़ास बात ये है कि जो ऐसा एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो अदब के लोगों ने, सुनने वालों ने, पढ़ने वालों ने उसको कबूल भी किए, देश विदेश में चर्चा है इसको एक्सेप्ट कि इतना बुलाया जाता था उनको। जिस समय मतलब मैं बड़ी हो रही थी उस समय वो शहरों में बाहर जाया करते हाँ थे, पूरी दुनिया। ना पूरी दुनिया जानती। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो डिमेंशिया का शिकार है, वो घर पे रहते कहीं ना जाते हैं, ना बात करते, ना पेश आते। उसके बावजूद अभी 2-3 साल पहले दुबई से कुछ लोग आए थे जो उनके फैन हैं, और मतलब उनकी चाहत का, उनसे मोहब्बत करने का ये आलम है कि वहाँ की एक लेडी ने उनके 40-50 शेर एक चादर पे एम्ब्रॉयडरी करके वहाँ से भेजे। वो कितनी मोहब्बत है वो भेजे। वो इसमें फ़ोटो भी है इस पर। उस फंक्शन में मैं भी था, मुझे भी बात 2-4 लोगों को बुलाया था तो मैं भी उसमें शामिल था। तो वो लोग वहाँ से आए थे, उनको यहाँ पर सम्मानित करके गए, वो चादर उनको पूरा दिया, पीछे लगाई गई चादर, उसके साथ बैठे हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो कशिपर को खुदा ने नवाजा भी, बहुत मोहब्बत है उनको भी, बहुत पॉपुलर, अपने वक्त के सबसे ज़्यादा पॉपुलर शायर थे, बल्कि शायर थे ये मुशायरों के अमिता। अच्छा वो कंडक्ट भी करते थे, मुशायरे निज़ाम अच्छा, हाँ। करते थे, कंडक्ट भी करते थे, पढ़ते भी थे, और पूरे मतलब भरपूर शायरी उनके यहाँ मिलती है आपको। और ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, और ये ज़िंदगी से जो ये बहुत बात की। मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करते हैं, और एक अपने आप में एक मुकम्मल शायर है, इस दौर के नुमाइंदा है वो। और ये जो दौर चल रहा है, जो जिसको हम कहेंगे कि बशीर बदर हो। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी कि आप बशीर साहब की कोई भी गज़ल तरन्नुम में हमें गा के सुनाएं तो मज़ा आ जाए। बशीर बदर साहब की ये खूबी ये थी कि जिस उनके तरन्नुम में एक ही थी, उसी तरन्नुम में मुशायरे रिपीट किया करते थे। अच्छा। जी मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए आपने सुनी होगी ये गज़ल। गज़ल का मतलब है कि कभी यूं पिया अरे वाह। मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो, कभी यूं धिया मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सर न हो। क्या बात। हर एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सर न हो। ये विषय वो बड़ा रतीम करीम है, मुझे ये सिफत ही अता करे। वो बड़ा रहीम करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। तुझे भूलने की दुआ कहूं तो मेरी दुआ में असर न हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी मैं बेख्वाब है चांदनी। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी मैं बेख्वाब है चांदनी। न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो। न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो। ये फसल के जैसे रंग की आँख में पिछली रात की चांदनी। क्या खूबसूरत बात। क्या बात। ये गजल के जैसे रंग की आँख में पिछली रात की चांदनी। न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर न हो।
तुझे अरादे की रोशनी कभी बेचराग ये घर टबो ये आखिरी शेर इसका सलका है कभी तीखी धूप में झूम के कभी शब के फूल को झूम के कभी दिन की धूप में झूम के कभी शब के फूल को चूम के यूं ही साथ साथ जले सदा कभी खत्म अपना सफर न हो बहुत बहुत यूं ही साथ साथ चले सदा कभी खत्म अपना सफर न हो। तो ये हैं हमारे बशीर बद्र साहब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बद्रवासी साहब की कि उन्होंने बहुत शॉर्ट में बशीर बद्र जी की ज़िंदगी पूरी हमें शेर व शायरी सब गज़ल उनकी सब हमारे सामने उतार के रख दी, क्योंकि जो आपका महबूब शायर है उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की उत्सुकता सबको रहती है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनकी गज़ल अपनी आवाज़ में बद्रवासी साहब ने जो सुनाई वो तो काबिल तारीफ़ है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम और महफ़िलें जमाते रहें। बद्रवासी साहब बहुत होमवर्क करके आते हैं और मेरे ख़्याल से उनकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम 3-4 महीने में एक आध ऐसी महफ़िल जमाएं और आप अपने कोई भी पसंदीदा शायर के बारे में हमें बताएं, तो हम बद्रवासी साहब और हम लोग सब मिलके इस पर काम करेंगे और आपके सामने नया पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।